नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं कहानी में ट्विस्ट। नीतीश कुमार एक ही झटके में 15% को छोड़ 85% वोटों के बदौलत बिहार के कुर्सी पर फिर से बैठने जा रहे हैं। रातों रात बड़ा खेला हो रहा है। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और अवैसी भी रेस में आ चुके हैं। उसके बाद आखिरकार ऐसा कौन सा समीकरण जो है नीतीश कुमार ने गढ़ लिया है, जिसके बाद प्रशांत किशोर भी रेस में है, तो तेजस्वी यादव भी रेस में और अवैसी भी रेस में, लेकिन 85% के साथ कुर्सी पर बैठेंगे तो नीतीश ही कुमार। इसी कहानी के में ट्विस्ट में हमारे साथ बाबा फोन लाइन पर है। हम सीधा बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, आखिरकार ये ऐसे कैसे हो गया कि नीतीश कुमार 85% वोटों के बदौलत सीएम कुर्सी पर बैठेंगे? देखिए विकास, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि 2025 के चुनाव की जब भी चर्चा आप शुरू कीजिएगा तो पिछले रिकॉर्ड को खंगालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जानते हैं कि वर्तमान जो है वो अतीत के फाउंडेशन पर ही खड़ा रहता है। मकान जब भी आप बनाइएगा तो देखिएगा कि पहले प्लिंथ बनाते हैं, पहले पाइलिंग करते हैं, उसके बाद ही मकान उस पर खड़ा होता है, वरना मकान की विश्वसनीयता पर और उसके मजबूती पर संदेह होता है। यही काम जदयू और नीतीश कुमार के लिए किया गया है कि नीतीश कुमार जब 2005 से अब तक बिहार की गद्दी पर बैठे हैं तो उसमें जेडीयू के थिंक टैंक और नीतीश कुमार के फैसले बड़ा महत्वपूर्ण रहे हैं। जेडीयू का थिंक टैंक एक बार फिर से 2025 के चुनाव की रणनीतियां बना रहा है और उसी रणनीति के तहत नीतीश कुमार के लिए बेहतर क्या होगा, और जब ये नारा आप दे देते हैं और अपने ऑफिस के सामने बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा देते हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो ये सिर्फ नारा बनकर नहीं रह जाना है, इस पर आपको अमल भी करना पड़ेगा और इसके लिए रणनीतियां बनानी पड़ेगी। ये रणनीति पटना से लेकर दिल्ली तक बन रही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक खबर किया था केसी त्यागी के बयान को लेकर के। केसी त्यागी ने एक बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने साफ साफ स्पष्ट तरीके से कहा है कि महागठबंधन क्यों नीतीश कुमार ने छोड़ा था। ये दुनिया जानती है कि महागठबंधन नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा था। आपको याद होगा विकास कि हम लोग जब खबर कर रहे थे तो उस समय बार बार ये चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की तरफ आने के लिए मजबूर क्यों हुए, क्योंकि महागठबंधन में उनको जो सम्मान चाहिए था वो नहीं मिला था। अब इन सारी बातों को लेकर के आप लगातार खबर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से आप खबर कर रहे हैं, उन खबरों में साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार का जो कद है वो और थोड़ा संकुचित हो रहा है। इधर चिराग पासवान एग्रेसिव हो गए हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो जनता दल यूनाइटेड का थिंक टैंक है वो इस बात को तो जानता है, आप भी जानते हैं इस बात को। कितनी बार आपके साथ मैंने रिपीट किया है, आप खुद ही इस बात के गवाह हैं कि 15% नीतीश कुमार का कांस्टेंट वोट 2015 का चुनाव से लेकर के और 2020 में जो सबसे बुरी स्थिति उनकी हुई तब भी उनको 15% से अधिक वोट मिले थे। यानी 15% का दायरा उनका जो है वो तो उनका फिक्स है ही, और इसमें वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बन जाते हैं। लेकिन इससे आगे 15% को छोड़ करके वो आगे जब बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समझ में आना चाहिए ना कि आखिर क्या है इसके पीछे कारण। तो इसके पीछे का कारण जब खोजने जाइएगा तो आपको साफ साफ नजर आया कि अभी आज से 2 महीना पहले तक एक मुद्दा जो काफी गरमाया हुआ था, जिसको लेकर के सदन से लेकर के सदन के बाहर तक हंगामा हुआ, जेपीसी गठित करनी पड़ी, और एक बड़े समाज जिसका 17-18% वोट है उस समाज को लेकर के और समाज के वोट बैंक को लेकर के काफी कुछ नजर आया, जिसमें नीतीश कुमार ने खुल करके केंद्र की सरकार के इस नीति का समर्थन किया था, और वो है वक्फ बिल। वक्फ बिल को लेकर के नीतीश कुमार की रणनीति को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यानी 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जो मुस्लिम समाज का वोट बैंक है उस वोट बैंक से अपने आप को अलग कर रहे हैं। बार बार आपको याद होगा कि इसी समाज ने नीतीश कुमार के स्टार पार्टी को चिट्ठी लिख करके बहिष्कार उसका किया था। मुस्लिम वोटरों की बात करें तो कम से कम 60 से 70 ऐसे बिहार में सीट हैं जिन सीटों पे इस खास समाज का, मुस्लिम समाज का एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, इनके कारण ही हार जीत होती है। और नीतीश कुमार जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किए, जनता दल यूनाइटेड ने 2020 में किस तरह का प्रदर्शन किया था ये अच्छी तरह से आपको पता है, और नीतीश कुमार को शायद ये समझ में आ गया है कि मुस्लिम समाज को चाहे जितना भी वो काम कर लें, जितना सब कुछ कर लें, वो उनके साथ नहीं रहेगा। 2020 में एक भी मुस्लिम जीत करके नहीं आए थे, आपको याद है ना, इंडिया गठबंधन में। जी। बाद में बसपा से जो जीत करके आए थे जमा खान, उनको शामिल करके और मुस्लिम कोटा पूरा करके उनको मंत्री भी बनाया गया।
कुछ सवाल जरूर हैं जो राजनीति में के जानकार जो हैं उसमें विचार भी करते हैं, और 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने जनता दल यूनाइटेड को वोट किया होगा तो शायद जेडीयू वक्फ बिल पर संसद में समर्थन नहीं करती। लेकिन ये तो साफ जी। नजर आता है कि मुस्लिमों ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को नकार दिया था। एक भी मुस्लिम का जीत करके नहीं आना इस बात की तरफ गवाही देता है। जी। 115 में से मात्र 43 सीटों का उनको मिलना ये भी दर्शाता है कि नीतीश कुमार के लिए कठिन परिस्थिति थी। किसी तरह से वो सत्ता में आ गए, और आपको याद भी होगा कि जो 122 का आंकड़ा सत्ता में आने का है, 125 पर आकर के वो फिक्स हो गए थे। तो जी, ऐसी बिल्कुल। स्थिति में 2025 के चुनाव के लिए निश्चित रूप से उनकी तैयारियों में एक बात जरूर बार-बार हो रही होगी कि मुस्लिमों के साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे। तो सीधी जी। तौर पे मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में वो 85% हिंदू वोटों को नहीं खो सकते हैं। और नीतीश जी। कुमार जब अगर एनडीए गठबंधन के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वक्फ बिल के समर्थन में बिहार का जो समर्थन है वो 14-15% मुस्लिम वोट लगभग त्याग दिया है। ये बात अब साफ नजर आती है। शायद यही जी। कारण है कि नीतीश कुमार ने 2005 के बाद पहली बार आम मुस्लिमों की इच्छा के विपरीत काम किया है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार एनडीए में रह करके भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम उसको लागू करें, उससे वो दरकिनार करते थे, और एनडीए गठबंधन के तहत उन मुद्दों पर वो रोक लगाते थे। भारतीय जनता पार्टी के अपने जो मैनिफेस्टो थे उसमें भी वो अपनी बातें लिखती जरूर थी, लेकिन एनडीए के मैनिफेस्टो अलग से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता था। जी। इन सभी बातों को लेकर के 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर जो नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे उसमें से उन्होंने उम्मीदवारों की सूची में करीब 10 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए थे। नीतीश कुमार ने पिछली बार यह संदेश देने की कोशिश की थी कि भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय के हित की रक्षा करने के लिए नीतीश कुमार तैयार है। लेकिन जी। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन इस बार किया है, और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 2020 में 10 में से एक भी जीत करके नहीं आना ये साफ दर्शाता है कि नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति क्या है। कल ही हमने एक खबर किया था जिसमें हमने स्पष्ट बताया था कि नीतीश कुमार के विरुद्ध किस तरह की बातें चल रही हैं। खास करके सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के क्षेत्र में आप देखें तो वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और उन क्षेत्रों में नीतीश कुमार की पहले पकड़ हुआ करती थी, अब नीतीश कुमार की वहां जीरो पर बोल्ड हो जाते हैं। 243 विधानसभा वाली सीट पे 122 सीट पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को मिली थी, जिसमें से उन्होंने 7 सीटें दे दिया था हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को। वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक जगह चुनाव लड़ी थी, वहां हार गई। वहां जो है लोक जनशक्ति पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हुआ था। 43 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ विशेष करना चाहते हैं। खुद जिस तरह से उन्होंने 11 मुस्लिमों को टिकट दिया था लेकिन एक भी नहीं जीत करके आए, ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा शॉकिंग था। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटर काफी अहम माने जाते हैं, और इन वोटों को कहीं ना कहीं 3 धुरियों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। पहला तो नीतीश कुमार के विरुद्ध जो खड़े हैं सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल, एमओआई समीकरण की पार्टी उसको कही जाती है। मुस्लिमों का वोट वहां एक मुश्त जाता है। दूसरा ओवैसी, जो कि मुस्लिम समाज के ही नेता के रूप में जाने जाते हैं, और पिछली बार के चुनाव में आपने देखा कि 5 सीटें जीत करके आए। इस बार 25 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, 50 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। अभी उम्मीदवार सब लोग अभी सीट शेयरिंग भी नहीं कर पाए, और वो 2 सीटों पे उम्मीदवार भी खड़ा कर दिए। इसके अलावे आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर के बारे में, प्रशांत किशोर जिस तरह से धीरे धीरे करके अब अपनी आइडियोलॉजी के साथ नई चीजें जोड़ना शुरू कर दिए हैं, जिस तरह से आरसीपी सिंह को अपने साथ उन्होंने मिला लिया। आगे आपको याद होगा कि मुस्लिमों को लेकर के कितने संगठन और कितने उन्होंने सम्मेलन किए। मुस्लिम समाज को उनकी संख्या के बराबर उन्होंने सीट देने का वादा किया है। तो निश्चित रूप से जहां ज्यादा सीट मिलेगा वहां रुझान भी ज्यादा होगा, और विन विन कंडीशन वाले मुस्लिम समाज को चाहे किसी भी पार्टी से खड़ा हो, कोशिश तो यही करेंगे कि महागठबंधन में जो जीतने वाला कैंडिडेट हो, या फिर चाहे प्रशांत किशोर हो चाहे ओवैसी हो, जो मजबूत कैंडिडेट होगा मुस्लिम समाज उसके साथ मिलकर के खड़ा हो जाएगा और वोट दे देगा एक मुश्त। तो ये भी स्थिति पैदा होती है जहां नीतीश कुमार के लिए कोई भी जगह नहीं रह जाता है। बिहार की 3 से 4 दर्जन सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आती हैं, जहां मुस्लिम प्रत्याशी आने के बाद खेल बिगड़ जाता है। खासकर सीमांचल और मिथिलांचल की बात करें तो इसमें लगभग 17 से 20% मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल और मिथिलांचल के अलावा भागलपुर, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, ये ऐसे जगह हैं जहां निर्णायक भूमिका में ये रहते हैं, और पूरे बिहार भर में लगभग 60 के आसपास ऐसी 70 सीटें हैं जो मुस्लिम वोट बैंक से प्रभावित होती हैं। ऐसे में जो कांग्रेस है वो भी अपना एक अलग रास्ता बना चुकी है, यानी कि कांग्रेस ने भी आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज को और दलित समाज को एकजुट करने में और सवर्णों को भी एकजुट करने में अब लगी हुई है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना एंगल चेंज किया है,
उसे साफ लगता है कि बहुत कुछ होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ विकास, आप याद कीजिएगा कि मैं तीसरे विकल्प की बात कर रहा हूँ, जिसकी शुरुआत आज एक तरह से समझिए तो हो चुकी है। आज जी आरसीपी सिंह का जनसुराज में शामिल होना, यह तीसरे विकल्प की तरफ बढ़ता हुआ बड़ी तेजी से जनसुराज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल तो बाबा। कहीं ना कहीं एक बात तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने अपने 15% वोट जो है उसको त्याग करके जो भारतीय जनता पार्टी का जो जहाज है उस जहाज पर सवार हो गए हैं, और वो अब मुस्लिम वोटों से नहीं बल्कि 85% हिंदू वोटों से बिहार की गद्दी पर आने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें कितना सफल होते हैं ये तो देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि अब मुस्लिम समाज को भी यह समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार जो हैं अब उनके नहीं, भले ही वो नीतियां बनाए, भले ही योजना बनाए, भले ही मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारी रणनीतियां वो बना दें, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक से उनका जो मोह छो है वो टूट गया है, और सीधे तौर पे वो समझ गए हैं कि अब मुस्लिम उनको वोट देने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 85% के आधार पर ही वो अपने आगे की रणनीति पर काम करेंगे, ऐसा मुझे जो लगता है। जी लेकिन बाबा क्या इतना आसान होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में कई मुस्लिम नेता हैं, और अगर ऐसा नीतीश कुमार कुछ फैसला लेते हैं तो वो फिर से एक बार नाराज होंगे, जैसा बीते दिनों देखने को मिला था। एकदम नाराज हैं। आप सामने से भले ही नीतीश कुमार का जय जयकार करते हो, लेकिन आप जब जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, कई नेताओं से आपने का इंटरव्यू आपने लिया, मुस्लिम नेताओं का, जी उनका ऑफ द रिकॉर्ड जो बात होता है वो तो आपने भी सुना होगा, जो हम लोग जी साझा करते हैं आपस में। तो ये तो जी कंफर्म है कि मुस्लिम समाज नीतीश कुमार के नीतियों से, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे वो चलना शुरू कर दिए, जो आगे आगे चला करते थे, तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज उनसे दूरी बनाएगा ही। जी चलिए, कहानी में ट्विस्ट देख रहे थे आप, जहां पर अब नीतीश कुमार जो है 15% को छोड़ 85% की ओर बढ़ गए हैं, और नीतीश कुमार को अब सब कुछ समझ में आ गया है कि भले ही नीतीश कुमार ये कहते हो कि वो सबके हैं, लेकिन अब बिहार में नीतीश कुमार मुस्लिमों के नहीं बचे हैं, और अब हिंदू वोटों के सहारे नीतीश कुमार फिर से कुर्सी की ओर धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं, और इसमें तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर अवैसी जो है वो भी रेस में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।